बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 1 मार्च 2024 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। अगर आज के प्रमुख समाचार देखें तो हम 3 मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करेंगे। पहला है एक मॉरिशस का द्वीप है अगलेगा, उस पे भारत के प्रधानमंत्री और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से जो है वेब कॉन्फ्रेंसिंग के तहत जो है एक जेटी और जो हवाई पट्टी है जो भारत ने बनाया है उसका जो है उद्घाटन किया है। ठीक है। और ये एक भारत मॉरिशस के बीच में यहाँ पे अगलेका द्वीप को डेवलप करने का एक एमओयू या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन जिसे कहते हैं वो हस्ताक्षरित हुआ था। उसके बाद इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और ऐसे समय में जबकि मालदीव में कहीं ना कहीं भारत आउट का जो वहाँ की सरकार है वो चला रही है और हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति बढ़ती जा रही है, वैसे में मॉरिशस में ये उद्घाटन कहीं ना कहीं भारत के लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, जो है मॉरिशस के लिए तो है ही है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। दूसरा है रूस के राष्ट्रपति ने जो है पश्चिमी देशों पर जो है को एक कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उनका जो उनकी जो ये विचारधारा है कि वो यूक्रेन में सैन्य मदद यानी सेना भेज सकते हैं पश्चिमी देश। हालांकि ये बात कही है फ्रांस के राष्ट्रपति ने, जिसकी और देशों ने खंडन किया है कि सेना भेज सकती है। उसके उपलक्ष्य में रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि ऐसा नहीं करना है क्योंकि यह जो है परमाणु युद्ध को ले जाएगा। और देखा जाए तो यूक्रेन युद्ध के बाद रूस की राष्ट्रपति की ये बहुत ही कड़ी धमकी है। ऐसी धमकी वो देते रहते हैं लेकिन ये बहुत कड़ी धमकी है, तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों रूस के राष्ट्रपति ने जो है परमाणु धमकी दी है। ठीक है। तीसरा मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है। ये एक जैसे कहते हैं कि मुफ्त में बिजली योजना, जो सूर्योदय योजना था उसी का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री सूर्य घर के रूप में किया जा रहा है, जिसमें लगभग 1 करोड़ या लगभग क्या 1 करोड़ परिवारों को 3 किलोवाट तक जो है अगर वो सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो उनको लगाने के लिए जो है केंद्र की जो है वित्तीय सहायता मिलेगी और सब्सिडी की योजना है, जिसके तहत वो 300 यूनिट फ्री बिजली ले सकते हैं और बाकी के जनरेशन को वो डिस्कॉम में बेच के उसके पैसे से वो उसके अपने खर्च को निकाल सकते हैं। तो इसको हम समझेंगे कि क्या योजना है, क्यों लाई गई है और इसको कैसे क्रियान्वयन किया जाएगा और इसके क्या लाभ होंगे। ठीक है। जहाँ तक पहली चीज देखते हैं, मॉरिशस के अगलेगा द्वीप समूह को लेकर जो है वहाँ पे हवाई पट्टी के निर्माण और उसके उद्घाटन को लेकर जो है, और साथ ही में भारत का हिंद महासागर में रणनीतिक हित। तो ये देखिए भारत के प्रधानमंत्री हैं, ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। और आप अगर देखें मॉरिशस जो है अफ्रीका के जो है दक्षिण में यानी दक्षिण पूर्वी अफ्रीका के मेडागास्कर तट के आसपास जो है हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप समूह है। और उसकी भी स्थिति जो है हिंद महासागर के प्रमुख द्वीपीय देशों में है। हिंद महासागर के कुछ 4-5-6 द्वीपीय देश माने जाते हैं, जिसमें श्रीलंका है, मालदीव है, मॉरिशस है और कॉमोरोस और एक और कोई द्वीप है। 5-6 द्वीप माने जाते हैं जिनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। और उसमें भी मालदीव तो ज़्यादा ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और मॉरिशस भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऐसे में 2 घटनाएं इस सप्ताह एक साथ हो रही हैं। एक, मालदीव में अभी पिछले सोमवार को ही हमारे जो है यहाँ के सैन्य कर्मी वहाँ पे गए हैं, जो कि वहाँ पे नागरिक सेवा कर्मी वहाँ पे गए हैं, जो मालदीव के जो वहाँ पे जो हमारे हवाई जेट, हमारे जो हेलीकॉप्टर है या जो वहाँ पे हमारे ड्रोनियर विमान हैं उसका संचालन करेंगे और इसको समझेंगे कि क्या मामला है। दूसरा है कि मॉरिशस के साथ जो है वहाँ पे अगलेका द्वीप है जिस पर हवाई पट्टी और जेटी का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। और ये दोनों चीजें हिंद महासागर में भारत की उपस्थिति को बताते हैं। और ये उपस्थिति महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि चीन लगातार हिंद महासागर के देशों में अपनी जो है हिंद महासागर और उसके उसके लिए जो रणनीतिक महत्व के देश हैं वहाँ पे अपनी जो है उपस्थिति डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक और साथ साथ सैन्य दृष्टि से भी वो अपना बढ़ा रहा है। ठीक है। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मामला क्या है। तो देखिए मामला ये है कि 29 फरवरी यानी कल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंदु जुगनायत ने संयुक्त रूप से एक हवाई पट्टी और एक जेटी का उद्घाटन किया है, जिसे कहाँ पे किया है ये भारत में भारत ने पोर्ट लुइस क्या है मॉरिशस की राजधानी के उत्तर में जो है
1100 किलोमीटर है दूर, और माले यानी मालदीव की राजधानी से 2500 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मॉरिशस शासित जो है अगलेगा द्वीप है। दो द्वीप हैं वहां पे अगलेगा से, उसी में जो है एक हवाई पट्टी बनाया है और एक जेटी बनाया है, ठीक है। और इस सप्ताह की शुरुआत में भारतीय तकनीकी कर्मियों की पहली टीम मालदीव में तैनात विमानन प्लेटफार्मों में से एक का कार्यभार संभालेगी और वे भारतीय सैन्य कर्मियों की जगह लेगी, जिनके पहले बैच को 10 मार्च तक मालदीव को छोड़ के आना है। तो ऐसे में हिंद महासागर के चौकी के रूप में या एक गार्ड के रूप में जो है मॉरिशस और मालदीव और भारत के संबंध महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जिनको हमें समझने की कोशिश करना है। तो पहले देखते हैं कि जो अभी ये किया गया है मॉरिशस का मामला, मॉरिशस के लिए देखिए तो ये है मॉरिशस का जो अगलेका आइलैंड है, और ये मॉरिशस यहाँ से यहाँ तक पूरा 2 द्वीपों में से एक है, ये प्रमुख द्वीपों में से। यहाँ पे देखिए ये पोर्ट ऑफ अगलेका है, एयर स्ट्रिप यहाँ पे बनी है, और यहाँ पे साउथ अगलेका में जेटी है, ये ऐसे है। और यहाँ पे ये मालदीव है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, मतलब ये मेडागास्कर है, ये इधर ये अरब सागर है, ये भारत है। तो देखिए कि ये जो अगलेका है, यहाँ से मॉरिशस के जो पोर्ट लुइस द्वीप से 1100 किलोमीटर है, और मालदीव के माले से जो है 2500 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे भारत ये बना रहा है, कहीं ना कहीं ये हिंद महासागर में भारत अपनी उपस्थिति को बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर देखेंगे तो जिबूती यहीं पे है, जिबूती यहाँ पे जो है चीन का एक सैन्य अड्डा है, और हिंद महासागर के कुछ और देशों में उसकी सैन्य अड्डे की उपस्थिति होने की संभावना है, ऐसा विचारक जो है कर रहे हैं। तो ठीक है, तो देखिए कि मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस की यात्रा पे थे। उन्होंने अगालेका द्वीप पर समुद्र और हवाई परिवहन सुविधा में सुधार के लिए एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया था, और उसी के क्रियान्वयन किया गया है। वहां पे हवाई पट्टी बनाई गई है, जेटी बनाई गई है, और उसका ही उद्घाटन कल किया गया है। और इसमें जो मेन है कि इस जब समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, तो उसमें समझौता ज्ञापन में कहा गया था कि मॉरिशस के बाहरी द्वीप, यानी मॉरिशस से जो दूर द्वीप है उस पर, यानी बाहरी द्वीप यही अगलेका द्वीप है, समुद्री और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना करना है और उनका उन्नयन प्रदान करना है। क्यों? क्योंकि इस सुदूर द्वीप के निवासियों की स्थिति को सुधारना है, और इस दूरस्थ द्वीप में उनके हितों की रक्षा करने, यानी मॉरिशस के और मॉरिशस रक्षा बलों की क्षमताओं को बढ़ाने में ये जो एक लंबा रास्ता तय करेगा। यानी जो ये समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि इससे सुदूर द्वीप है, जो अगलेका द्वीप है, मॉरिशस से काफी दूर 1100 किलोमीटर दूर है, उसके यहाँ पे विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास होगा, जिससे वहां के लोगों की स्थिति सुधरेगी, और साथ ही में मॉरिशस के रक्षा बलों की भी स्थिति सुधरेगी, जिससे वह इस दूरस्थ द्वीप की रक्षा करने में भी सक्षम हो सकते हैं। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा इस दौरान कि भारत की उपस्थिति से मॉरिशस के विशाल 23 लाख वर्ग किलोमीटर का जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अधिक प्रभावी निगरानी हो सकेगी, और यह समुद्री डकैती, आतंकवाद, नशीले पदार्थों और मानव तस्करी जैसे अवैध और अनियमित जो काम है उसको रोक सकता है। यानी कि मॉरिशस का मानना है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि ये जो समझौता हुआ है उसमें भारत की मदद से जो मॉरिशस का सैन्य बल है वो इस द्वीप की जो है रखवाली कर सकती है, अपने विशाल जो है 23 लाख वर्ग किलोमीटर का विशाल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसकी रक्षा करने में सक्षम हो सकता है। उसमें खतरा क्या क्या है उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की? समुद्री डकैती की है, आतंकवाद की है, मानव तस्करी की है, और अवैध ढंग से लोग मछलियां आके उसके सीमा में पकड़ जाते हैं। इससे जो है भारत की मदद से किया जा सकता है, और साथ ही इस द्वीप की मदद मिलेगी। अब देखिए ये तो वहां के मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने कहा है, हालांकि भारत के प्रधानमंत्री ने इस तरह की बातें नहीं की है, लेकिन कूटनीतिक संबंधों में लेन देन होता है तो उनका हित तो इससे दिख गया। अब मॉरिशस के रक्षा बल ये जो द्वीप है वो कहीं ना कहीं हिंद महासागर में जो हवाई पट्टी है जो है वो भारत की मदद से करेंगे वहां के रक्षा बल। तो यानी मॉरिशस भारत के लिए वो काम करेगा क्या? हिंद महासागर में भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं
उसको वो ध्यान में रखेगा, या भारत मॉरिशस के रक्षा बलों के जरिए जो है अपने हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति को करेगा। देखिए, भारत भी अपने हिंद महासागर में अपनी स्थिति को लेकर चिंतित है, स्ट्रेटेजिक हितों को, लेकिन वो वहां पे जिस तरह के और देश सन एड्डे और इस तरह वो चाहता है कि जो हिंद महासागर के देश हैं, तटीय देश हैं, छोटे देश हैं, द्वीपीय समूह है, वो खुद इतने मजबूत हो जाएं, उनके रक्षा बलों को खुद इतना मजबूत कर दिया जाए और वो भारत के प्रभाव, भारत के मदद से किया जाए, ताकि वो खुद ही भारत के रक्षा हितों को क्या कर सके, भारत के जो स्ट्रेटेजिक हित है उनको सुरक्षित कर सके। भारत का स्ट्रेटेजिक हित हिंद महासागर पे कब्जा करना नहीं है, भारत का स्ट्रेटेजिक हित है कि जो दूसरी ताकतें हैं, खासतौर से चीन, वह हिंद महासागर में भारत के स्ट्रेटेजिक हितों को नुकसान न पहुंचा पाए। ये मेन है हमारा, हिंद महासागर पे कब्जा करने का या किसी देश से कब्जा करने का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य क्या है, हिंद महासागर पे अपनी उपस्थिति को दर्शाना है। और अपनी उपस्थिति कैसे दर्शा रहा भारत, जो मित्र देश है उनके रक्षा बलों को, उनके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके अपनी उपस्थिति को, उनके अपने प्रभाव में करके अपनी उपस्थिति को दर्शाना चाहता है। ठीक है, अब माले का भी, मालदीव का देख लेते हैं। देखिए, मालदीव में क्या हुआ था कि मालदीव में भी भारत की जो है इसी तरह की व्यवस्था रही है और क्लोजेस्ट एलाई रहा है अगर देखा जाए मालदीव तो। लेकिन पिछली बार जब पिछले नवंबर अक्टूबर में जो है, नवंबर में चुनाव तो खैर अक्टूबर में हुआ था, नवंबर में जब ये सत्ता बदली है तो मोइजू जो हैं, राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, वह इंडिया आउट का कैंपेन चलाए हैं कि हजारों सैनिक भारत के हजारों सैनिक मालदीव में आ रहे हैं और यहाँ पे कब्जा और इस तरह की चीजें होंगी। और वो सत्ता बनने के बाद ही चीन समर्थक होने के कारण वो भारत के प्रति एग्रेसिव नीति अपनाए थे और उन्होंने कहा था कि 10 मार्च तक भारत यहाँ से अपने सैनिकों को ले जाए। हालांकि कूटनीति में ये देखा जाए तो मालदीव की कोई हैसियत नहीं है कि भारत को इस तरह से कर सके, लेकिन कूटनीति में भारत को नी जर्क, या जो मजबूत है वो नी जर्क रिएक्शन नहीं देना है। ऐसे में भारत ने बीच का रास्ता निकला है कि ठीक है, उनका भी फेस सेविंग हो जाए कि ठीक है, हम 10 मार्च से 10 मई के बीच में अपने सैन्य कर्मी निकाल लेंगे, लेकिन उसकी जगह जो है HAL और इस तरह के जो हमारे गैर सैन्य कर्मी हैं, मालदीव के लिए है वो गैर सैन्य कर्मी हैं, एक्चुअल में HAL और इस तरह से जो है वो ट्रेंड लोग होते हैं। वैसे भी जो वहाँ पे हमारे सेना कर्मी या वायुसेना के कर्मी थे या नौसेना के, वो कॉम्बैट मिशन पे नहीं थे, वो जो वहाँ पे हमारा डोनियन विमान है या जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है, जो प्लेटफॉर्म है उसी को संचालित कर रहे थे। तो अब वो गैर मिलिट्री जो है पर्सनल वहाँ पे चलाएंगे। और कहीं ना कहीं ये जो भारत ने स्वीकार किया है या इस तरह की, वो बस यही है कि मालदीव को वो खोना नहीं चाहता है, मालदीव को भी अपने ही साथ रखना चाहता है। और ये मुझी को तो है ही है, जो वहाँ के इस समय जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके जो नए लीडर चुने गए हैं। देखिए, रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय नागरिक सेवाओं की पहली टीम आ गई है और देश के सबसे दक्षिणी अटाल अड्डू के एक हेलीकॉप्टर के संचालन पे काम करेगी। और ये कहीं ना कहीं जो है, जो भारत की वहां पे मालदीव को लेके है स्थिति, वह उसको बीच का रास्ता कि मालदीव को भी जो है, भले वहाँ की व्यवस्था जो है, सरकार आ गई है वो चीन के समर्थक है, लेकिन मालदीव में अपने स्ट्रेटेजिक हितों को न खोया जाए, उसमें बीच का रास्ता निकाला जाए, इसको चुना गया है। हिंद महासागर में चीन की उपस्थिति, भारत हिंद महासागर में मालदीव, और इस मालदीव के ही मामले को ले लिया जाए तो क्यों ऐसा करने को हुआ कि मालदीव की ये कहने के बावजूद भी अगर देखा जाए तो मालदीव के राष्ट्रपति ने इंडिया आउट और इस तरह का चल रहा है, फिर भी भारत क्यों उतना कड़ा रुख नहीं अपना रहा है, या जो हिंद महासागर के बहुत सारे देश हैं उनके साथ अपना संबंध और बेहतर बना रहा है, स्ट्रेटेजिक रूप से और गंभीर संबंध ले जा रहा है। उसके पीछे वजह है कि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति या बढ़ता प्रभाव। और चीन ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि चीन का बहुत बड़ा जो है स्टेक हिंद महासागर पे निर्भर है। इसलिए चीन जो है वह भारत को काउंटर या अपनी हितों को सुरक्षित करने के लिए वैसा कर रहा है। जैसे देखिए, हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी शक्तिशाली उपस्थिति को बहुत मूल्यवान मानता है। क्यों? क्योंकि चीन के शीर्ष 10 कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में से 9 जो है हिंद महासागर से होकर ही गुजरते हैं। यानी चीन के जो 10 शीर्षस्थ तेल निर्यातक है, जहां से चीन तेल का आयात करता है, उसमें से 9 का रास्ता हिंद महासागर से ही गुजरता है। यानी उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हिंद महासागर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। वहीं हिंद महासागर चीन और यूरोप के बीच मुख्य व्यापारिक मार्ग भी है। यानी चीन का यूरोप के लिए जो व्यापार जाता है
वो मुख्य रूप से जो है हिंद महासागर के रास्ते जाता है। और ये बहुत पुरानी कहावत है, जहां जहां महासागरों में व्यापार चलेगा उसके साथ साथ नौसेनाएं भी जाती हैं उन व्यापारिक मार्गों की रक्षा के लिए। इसलिए चीन यहाँ पे अपनी हिंद महासागर में अपनी स्ट्रेटेजिक उपस्थिति को दिखाता है। और खास बात है, चीन का जो नौसेना हिंद महासागर के जो प्रमुख द्वीप हैं, जिनकी हिंद महासागर में स्थिति है, उनमें 6 द्वीप ऐसे हैं, उन 6 के 6 में उसके दूतावास हैं। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत जो जो यहाँ के परंपरागत शक्ति रहे हैं, उनका उनमें से सभी 6 में किसी का भी नहीं है। ठीक है, जैसे चीन एकमात्र देश है, राष्ट्र है, वो हिंद महासागर से दूर है, जिसके हिंद महासागर के 6 द्वीपों, श्रीलंका में, मालदीव में, मॉरिशस में, सेशल्स में, मेडागास्कर में और कोमोरोस में, प्रत्येक में एक दूतावास है। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और भारत में से कोई भी ऐसा नहीं जिसके सभी 6 द्वीपों पर दूतावास हो। यानी चीन हिंद महासागर के इन द्वीपों की स्थिति को समझता है, इसीलिए वो इन छोटे छोटे द्वीपों में उसने अपने दूतावास खोल रखे। मॉरिशस में, माले में तो अब जाके अमेरिका ने खोलना शुरू किया है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शाती है कि चीन के लिए हिंद महासागर कितना महत्वपूर्ण है। और सिर्फ ये राजनयिक संबंधों के साथ नहीं है, चीन इस क्षेत्र में राजनीतिक और व्यापार साझेदारी से आगे बढ़ते हुए लगातार सैन्य उपस्थिति भी बनाए रखना शुरू कर दिया है। और 2017 में चीन ने हिंद महासागर में जो सटा हुआ जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती है, वहां पर अपना पहला विदेशी सैन्य सुविधा खोला था। और विचारकों का मानना है कि कुछ समय में हिंद महासागर में देखा जाए, चाहे पाकिस्तान में हो या म्यांमार में हो या पश्चिमी हिंद महासागर के किसी देश द्वीप में हो, चीन सैन्य सुविधा स्थापित होने में केवल समय, यानी इन देशों में भी किसी में भी चीन अपनी सैन्य सुविधा स्थापित करना चाहता है, क्योंकि उसके बहुत सारे स्ट्रेटेजिक हित वहां पे जुड़े हैं। अब चीन के इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से भारत को भी जो है अपना क्या है, भारत का जो है रणनीतिक हित हिंद महासागर को लेकर महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए भारत इन सभी देशों की सरकारों के साथ काम करने की तात्कालिकता और महत्व को देखता है। और इन देशों की घरेलू राजनीति अक्सर विदेश में उनके व्यवहार और नीतियों को प्रभावित करती है, लेकिन भारत को क्षेत्र में अपने रणनीतिक हितों को लगातार आगे बढ़ाते हुए अपने राजनीतिक संबंधों को अच्छी रूप से प्रबंधित करना होगा। इसीलिए भारत मालदीव में जो है सैन्य कार्मिकों को हटाकर अपने जो है HAL के कार्मिकों को रखने के लिए तत्पर हो गया है, क्योंकि वो स्पेस नहीं छोड़ना चाहता है। क्योंकि चीन ये चाहता है कि भारत को उकसा दिया जाए, भारत स्पेस छोड़ दे और उसको हम फिल कर ले, लेकिन भारत वो स्पेस छोड़ेगा ही नहीं। तो फिल करने की क्या बात है। एक तो ये बात हुई कि मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं उनकी जो चीन की नीति थी उनके जरिए उसको कैसे काउंटर करता है। दूसरा, जो वहां के अभी विपक्षी दल है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके 16 राष्ट्रपति थे इसके पहले, उनकी जो पार्टी के इस समय नए अध्यक्ष बने हैं, जो कि पहले के विदेश मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो है मालदीव के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, इनका भारत विरोध को लेकर जो प्रोपेगेंडा चलाया गया था कि भारत के हजारों सैनिक यहाँ पे हैं, वो एक्चुअल में फ्यूज हो गया है, वो बर्बाद हो गया है। क्योंकि वास्तव में भारत के सैनिक, आर्म्ड पर्सनल यहाँ पे नहीं है। और अब तो भारत यहाँ से हटा लेगा तो उनके पास, मालदीव के जो राष्ट्रपति के पास वो चिप था वो भी चला जाएगा। और अभी कुछ ही मार्च में भी वहां पे कौन सा चुनाव होने वाला है, वहां पे संसदीय दल का चुनाव होने वाला है। और उम्मीद है कि कहीं न कहीं भारत अपने रणनीतिक हितों को वहां पे मजबूत करना है। तो इसलिए इस क्रूशियल समय में भारत वहां से हटना नहीं चाहता था। ठीक है, तो ये है पूरा कहानी इस अगले का द्वीप समूह और पूरे हिंद महासागर को लेके। आइए देखते हैं कि दूसरा जो है कि रूस के राष्ट्रपति ने पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर हमले की चेतावनी क्यों दी है। देखिए, न्यूक्लियर हमले की इस तरह की बातें तो कहता रहता है कि हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, ये है, वो है, ये सारी चीजें होती रही हैं। लेकिन इस तरह की कड़ी चेतावनी रूस के राष्ट्रपति द्वारा अगर देखा जाए तो क्यूबा मिसाइल संकट के बाद जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि रूस और पश्चिमी देश इस कटुता के साथ सामने आए हैं। और यूक्रेन युद्ध के बाद शायद, ये रूस के राष्ट्रपति अक्सर धमकियां देते रहते हैं, लेकिन विचारकों का मानना है कि रूस के राष्ट्रपति द्वारा ये शायद सबसे कड़ी
धमकी है पश्चिम के देशों को। और ये कहीं और नहीं दिया गया है, ये रूस के राष्ट्रपति अपने जो है वहाँ की जो सदन है उसके वहीं के सांसदों के साथ उन्होंने ये बात कही थी। और मार्च में वहाँ पे चुनाव होने वाला है और उनमें कई और सारी बातें कही गई हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि रूस पर यूक्रेन में सैन्य मदद भेजने से पहले समझ लेना चाहिए कि रूस के पास न्यूक्लियर आर्सेनल तैयार है, हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार है, हमारे पास संसाधन तैयार है। और जो गलती हिटलर ने या मुसोलिनी ने रूस में आक्रमण करके सोवियत समय विश्व युद्ध के दौरान या उसके दौरान देखा था, वो गलती पश्चिमी देश न करें, क्योंकि फिर उनको उससे सीख लेनी चाहिए। साथ ही में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वह उनका विचार पश्चिमी देशों पर हमला करने का नहीं है, वह अपने युद्ध को जो है यूक्रेन तक ही रोके रखेंगे। हालांकि पश्चिमी सीमा पर सैन्य बढ़त को बढ़ाया गया है। क्यों नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आइए इसको हम समझते हैं। तो पहले चर्चा में क्यों है, तो देखिए, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 29 फरवरी को पश्चिमी देशों से कहा कि अगर वे यूक्रेन में लड़ने के लिए सेना भेजते हैं तो परमाणु युद्ध भड़कने का खतरा है, और उन्होंने चेतावनी दी कि रूस के पास पश्चिम में लक्ष्यों पर हमला करने के लिए हथियार उपलब्ध हैं। और यह देखा जाए तो यूक्रेन में युद्ध ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट, ये वो मिसाइल संकट था जबकि दोनों देशों की नौसेनाएं और मतलब परमाणु पनडुब्बियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी और परमाणु युद्ध का खतरा एकदम तात्कालिक हो गया था। उसके बाद पश्चिमी देशों के साथ रूस के संबंधों में सबसे खराब संकट पैदा कर दिया है। और राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर अपने पूर्ण पैमाने पर आक्रमण के पिछले 2 वर्षों में लगातार इसी तरह के हमले या धमकियां देते रहे हैं, लेकिन पर्यवेक्षकों की नजर में यह चेतावनी अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी है। और इन्होंने यहां तक कह दिया कि पश्चिमी देशों को हिटलर और मुसोलिनी से सीख लेनी चाहिए कि कैसे हिटलर और मुसोलिनी द्वारा रूस पर किया गया हमला उनके लिए आत्मघाती हुआ है और अंततः उनको रूस पे जीत हासिल नहीं हुई, असफलता मिली। ऐसे में पश्चिमी देशों को ये सीख लेना चाहिए। अब प्रश्न है कि रूस के राष्ट्रपति द्वारा ये बातें क्यों कही गई। मतलब युद्ध तो 2 साल से चल रहा है, 24 फरवरी को जो है अभी उसका दूसरा वर्षगांठ मनाया गया है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति धमकी देते रहे, लेकिन इतनी कड़ी आलोचना, इतना कड़ा धमकी, इतना कड़ा संदेश क्यों दिया गया है, उसके पीछे क्या वजह है, उसको समझते हैं। तो उसके समझिए कि रूस के राष्ट्रपति ने चेतावनी क्यों दी। तो देखिए, सोमवार 26 फरवरी को फ्रांस के राष्ट्रपति एमुआल मैक्रों ने एक बात कही थी कि पश्चिमी देशों को यानी यूरोपीय यूनियन यूरोप के देशों को यूक्रेन में अपने सैन्य बलों को भी भेजने पर विचार करना चाहिए। ये फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये बात कही थी। एक तरह से आप कह सकते हो कि रूस पे साइकोलॉजिकल दबाव बनाने को लेकर। हालांकि जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने यह बात कही, वैसे ही जो है नाटो के यानी जो यूरोपीय यूनियन के देश हैं, अमेरिका है, यूके है, सभी ने इसको तुरंत खारिज कर दिया कि ऐसी यूक्रेन में सैन्य भेजने की ऐसी कोई मंशा नहीं है। यहां तक कि व्हाइट हाउस ने क्लैरिफिकेशन किया कि अमेरिका या व्हाइट हाउस यूक्रेन में सैन्य भेजने के बारे में कभी भी उसने ऐसा नहीं किया था। तो फ्रांस के राष्ट्रपति की उसी स्टेटमेंट को आगाह करते हुए रूस के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर पश्चिमी देश यूक्रेन में सैन्य भेजते हैं तो यह एक बड़े स्तर के युद्ध को ले जाएगा, जो कहीं ना कहीं परमाणु खतरे की तरफ परमाणु युद्ध को ले जाएगा। और हमारे पास मिसाइलें तैयार हैं और भी तगड़े दुनिया का, रूस कहता है कि दुनिया, राष्ट्रपति कह रहे हैं रूस के राष्ट्रपति, हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूक्लियर आर्सेनल है और इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, वो आर्सेनल है ही है रूस के पास। उन्होंने कहा कि 2018 में जो हमने हाइपरसोनिक मिसाइल कही थी, अब वो भी लगभग तैयार की स्थिति में है और हम पश्चिम के किसी भी देशों पर आक्रमण करने में सक्षम है। और उन्हें सोच लेना चाहिए कि उन्हें हिटलर और मुसोलिनी से सीख लेनी चाहिए कि रूस पर किया गया कोई भी हमला अंततः उनको असफलता को ही ले जाएगा। अब प्रश्न है कि ये जैसे ही आया इसको ये किया गया, लेकिन ये बातें क्यों कह रही है, क्योंकि वहाँ के एक विशेषज्ञ हैं, ब्रिटेन में काम करते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के, उन्होंने कहा कि ये बातें जो है मैक्रॉन ने एक कहा जाता है ना साइकोलॉजिकल दबाव के लिए दिया, लेकिन ये इसने जो है रूस के राष्ट्रपति को, देखिए क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति इमैनुअल ने राष्ट्रपति पुतिन को एक प्रोपेगेंडा उपहार दे दिया।
प्रोपेगेंडा जो है गिफ्ट दे दिया, जिसका इस्तेमाल वह अपने देश की जनता को जागरूक मतलब एकाग्र करने के लिए और यूक्रेन युद्ध के जो है कह सकते हो कि उसकी जो उसके प्रति लोगों को जोड़ने के लिए जो है कर सकते हैं, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति हमेशा कहते हैं कि रूस यूक्रेन में यूक्रेन से युद्ध नहीं कर रहा है, क्योंकि रूस यूक्रेन तो रूस के आगे कुछ नहीं भी छोटा सा है। इसमें ये बात आती है कि रूस यूक्रेन पर हमला क्यों कर रहा है। वो ये राष्ट्रपति मैक्रोन की बात दिला के याद दिला रहे हैं कि एक्चुअल में रूस यूक्रेन में युद्ध यूक्रेन के इसलिए नहीं कर रहा है, वो एक्चुअल में पश्चिमी देशों को रोक रहा है, क्योंकि अभी देखिए कि स्वीडन और फिनलैंड ने नाटो की सदस्यता ले ली है। ऐसे में ये खतरा उसके पास आ गया है। हालांकि इस पर राष्ट्रपति का कहना है कि वो इसको लेकर जो है हम पश्चिमी देशों के झांसे में नहीं आएंगे। देखिए वो क्या कह रहा है, क्या कह रहे हैं कि पश्चिमी सीमा पर सैनिकों की अधिक तैनाती के बावजूद रूस युद्ध को यूक्रेन से आगे नहीं ले जाना चाहता है। देखिए अभी कुछ दिन पहले एक जो है इंटरव्यू प्रकाशित हुआ था एक अमेरिकी पत्रकार ने, उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या जो पश्चिमी देश कह रहे हैं कि रूस जो है यूक्रेन के आगे भी युद्ध ले जाएगा, तो उन्होंने साफ कहा था कि रूस की इच्छा यूक्रेन से आगे युद्ध को ले जाने की नहीं है। हाँ, अगर पश्चिमी देश रूस पे हमला करते हैं तो जहां भी वो होगा वो अपने हितों को रूस रक्षा करेगा। और यही अभी मामला हुआ है कि फिनलैंड जो है और जो है स्वीडन जो है उसमें नाटो के सदस्य हो गए हैं। ऐसे में रूस का मत है, रूस ने राष्ट्रपति ने इसी संबोधन में कहा है कि अपनी पश्चिमी सीमा पर रूस अपने सैन्य बलों को तैनात करेगा ताकि कोई भी खतरा आने पर उसका सामना कर सके। लेकिन वह जो है यूक्रेन से बाहर यूरोप में अपने जो है युद्ध को नहीं ले जाना चाहता है। उसके पीछे उन्होंने खुद ही बताया कि वो पश्चिमी देशों के जो है झांसे में नहीं आएंगे। पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस यूरोप के देशों के साथ युद्ध में टकरा जाए और उसके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा किस पे खर्च होने लगे, जो है युद्ध और जो है हथियारों के होड़ में खर्च होना शुरू हो जाए, जो कि रूस नहीं चाहता है। रूस इसके बदले एक जो है डिफेंस और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में डेवलप करना चाहता है, जहां पे उसका जो है आर्थिक दृष्टि से, सैन्य दृष्टि से और उसको तकनीकी और विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दृष्टि से समान रूप से विकास किया जा सके। ये रूस के राष्ट्रपति के स्टेटमेंट का है कि पहला, अगर यूक्रेन में हमला किया, सैन्य मदद की जाती है तो यह निश्चित रूप से क्यूबा संकट के दौर की एक समस्या हो जाएगी कि डायरेक्ट रूस और जो है नाटो फोर्सेस, या नाटो फोर्सेस लड़ने का मतलब है कि अमेरिका आमने सामने होंगे, और ये वो दौर होगा कि जो आप उसको कह सकते हैं कि ये युद्ध सामान नहीं जाएगा। इस युद्ध में अगर रूस पीछे हटता है तो उसका साइकोलॉजिकल होगा, और अगर पश्चिमी देश पीछे नहीं हटते हैं तो ये युद्ध नाभिकीय युद्ध की तरफ भी चला जाएगा। हालांकि पुतिन ये नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें मजबूर किया जाएगा तो हम ऐसा करने से भी नहीं चुकेंगे। इसलिए एक महत्वपूर्ण टिप्पणी है, इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए दुनिया के अन्य विचारक भी ये कह रहे हैं कि संभवतः 2 साल में सबसे कड़ा चेतावनी है राष्ट्रपति पुतिन का। ठीक है, अगला जो न्यूज है वह है प्रधानमंत्री सूर्य घर। ये मुफ्त बिजली एक योजना है। देखिए 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री जी ने जो है रामलला का उद्घाटन किया, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी जो है अयोध्या में, उसके बाद उन्होंने एक दिन बाद उन्होंने एक प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना नाम से एक चलाया था, जिसमें उनका उद्देश्य था कि सौर छतों पर सौर ऊर्जा स्थापित करने की एक योजना थी, जिसमें 1 करोड़ घरों पे, ताकि जो है लोगों को जो है हमारे अपने सौर ऊर्जा के लक्ष्य को बढ़ा दिया जाए। बाद में बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि 1 करोड़ परिवारों को 300 यूनिट तक जिनका खपत होता है उनको मुफ्त में बिजली देने के लिए ऐसी सौर ऊर्जा लाई जाएगी। और उसमें फिर वित्त मंत्री ने ऊर्जा मंत्री ने बताया था कि जो है इंटरव्यू में कि वो कैसे लागू किया जाएगा, जिसमें वो कह रहे थे कि वो लगाएगी सरकार और ये करेगी। उसी को लेकर 14 फरवरी को एक सूर्य घर योजना लाई गई थी, जिसके बारे में कल कैबिनेट ने जो है इसको जो है मंजूरी दे दी है। और इसमें प्रावधान है कि कैसे जो है 1 करोड़ घरों में जो है इसको सोलर ऊर्जा लगाया जाएगा, जिनको 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, और बाकी बिजली का जो है पैसा वो बेच के कमा सकते हैं। और अपने जो इसकी लागत का जो है 60% तक जो है केंद्र सरकार देगी, और बाकी पैसा उनको बिना गारंटी के बैंक से ऋण पे मिल जाएगा सस्ते दर पे, जिसको वो
जो डिस्कॉम को ज़्यादा बिजली बेचेंगे उसके पैसे से वो उसको चुका सकते हैं। तो आइए इसको हम समझते हैं कि क्या मामला है, क्या चर्चा में है, क्यों कहा गया है। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने छत पर सौर ऊर्जा रूफटॉप सोलर पावर स्थापित करने और 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने हेतु 75,021 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। और इसको प्रधानमंत्री ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना की शुरुआत करने की बात की थी। अब यह जो है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी मिल गई है। कितने की योजना है? 75,021 करोड़ की, और 1 करोड़ घरों के लिए है। और इसका उद्देश्य क्या है कि हर घर को हर महीने 300 यूनिट तक फ्री मिले, और इसके जरिए निश्चित रूप से जो सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में उत्पादन का लक्ष्य उसको बढ़िया प्राप्त किया जाएगा। तो इसमें जो मेन है कि आवासीय छत पर जो है सोलर जो पैनल लगाया जाएगा उसको लेकर जो है केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। मेन इसका उद्देश्य, मेन इसका जो काम वो है। तो उसको देखिए कैसे दी जाएगी। तो यह योजना इसमें है कि 2 किलोवाट तक क्षमता वाली प्रणाली के लिए प्रणालीगत लागत के 60%, यानी कि 2 किलोवाट तक अगर लगाया जा रहा है सोलर पावर प्लांट और सोलर रूफटॉप पैनल, तो उसके लिए जो है 60% सब्सिडी दी जाएगी। जो देखा जाए कि अभी लगभग खर्च आ रहा है 1 लाख के आसपास 2 किलोवाट का खर्चा आ रहा है। अभी 2 किलोवाट का खर्चा 1 लाख तक आता है, तो उसका 60% यानी 2 किलोवाट तक लगभग 60,000 रुपए का जो है सब्सिडी सरकार देगी। और 2 किलोवाट से 3 किलोवाट क्षमता तक के बीच में जो है वो जो 2 किलोवाट के बाद का जो 3 किलोवाट यानी लगभग मान लिया अगर 3 किलोवाट लगा रहा है तो जो 1 किलोवाट है उसका 40% दिया जाएगा। ठीक है, यानी 2 से 3 किलोवाट के बीच का जो है 40% दिया जाएगा। और अगर एडिशनल उसको मान लीजिए 50 जो है 50,000, तो उसका 40% यानी 78 या 80 लाख 78 या 80,000 का जो है सब्सिडी अगर आप 3 किलोवाट तक लगाते हैं तो 78,000 का, और अगर 2 किलोवाट का लगाते हैं तो 60,000 तक का, और 1 किलोवाट का लगाते हैं तो 30,000 की सब्सिडी भारत सरकार देगी। और ये 3 किलोवाट तक ही ये सीमित है, उससे ज्यादा के बाद ये पीएम सूर्य घर योजना में शामिल नहीं है। और अगर देखा जाए तो वही कीमतों पर 60,000 और 3 किलोवाट के लिए 78,000 करोड़ आएगा। योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा? अगर ये सब्सिडी मिलने वाली है तो ये है कि एक पोर्टल बनाया गया है, पीएम सूर्य घर पोर्टल। उसके लिए राष्ट्रीय पोर्टल बनाया गया है। उसी के माध्यम से लोग आप आवेदन करेंगे। उसमें से कई सारी रहेगा कि कौन कौन सी कंपनियां ये चीजें आपको प्रोवाइड कर रही हैं। वहां पे आप जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि कितना किलोवाट लेंगे, उससे कितनी बिजली जनरेट होगी, उसमें डिस्काउंट पे आपको आपका कितना खर्च है, उसमें से आपकी कितनी बचत हो जाएगी, आपको कितना ऋण लेना पड़ेगा, उस पर कितना ब्याज आएगा, और आपका बिजली मुफ्त होने के बाद भी जो बचेगा पैसे से कैसे आप दे लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें बताया जाएगा कि आपको कितना लाभ होगा। और फिर उसके बाद अगर अब जो है जो भी उपभोक्ता है जिनको लगवाना है वो चुनते हैं तो उनके यहाँ लगाया जाएगा, और उसको लगाने के जो कंपनी लगाएगी, लगाने के बाद वो एक सर्टिफिकेट जारी होगी। उसको सर्टिफिकेट जारी होने के बाद जो है जो सब्सिडी की राशि है वो खाते में आ जाएगी बैंक में, और बाकी राशि जो है ऋण के रूप में जो है आसान 7% के दर पे जो है, जिसके लिए कोई गारंटी नहीं देना पड़ता है, लेकिन वो ऋण के रूप में ही रहेगी। और उस ऋण का भुगतान जैसे जो व्यक्ति जो है 25 साल के लिए है, मतलब वो कितने साल के लिए, जैसे 300 यूनिट यूज कर रहा है तो अगर 3 किलोवाट लगता है तो आराम से 300 यूनिट के बाद भी काफी बिजली जनरेट हो जाएगी। उस पैसे को बेच के जो उससे पैसा मिलेगा उसका लाभ जो है मतलब जैसे 300 यूनिट लेते हो आपका, मान लिया जैसे प्लांट है वो 500 यूनिट महीने का बना रहा है, अब आप 300 यूनिट लोगे तो 200 यूनिट का ही आपको पैसा मिलेगा। तो ऐसे में एक तरफ तो आप बनना तो 500 ही है, आप जितना कम उपभोग करेंगे उतना आपको फायदा मिलेगा। तो इस तरह से बिजली के उपभोग को भी कम करने की बात है, और लोगों को जोड़ के, लोगों के जरिए जोड़ के सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है। और इस तरह से उम्मीद की जाती है कि ऑन एवरेज ये लगभग एक घरों पर 75,000 रुपए का सब्सिडी सरकार को देनी पड़ेगी। तो 1 करोड़ घर है तो 75,000 करोड़ की ये योजना बनाई गई है। और इस योजना में शामिल होने वाले परिवार 3 किलोवाट तक की आवासीय छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली की स्थापना हेतु वर्तमान में 7% की गारंटी मुक्त कम ब्याज वाले ऋण को लाभ उठाने में सक्षम हो
सकेंगे। ठीक है, और इसकी अगर अन्य विशेषताएं देखी जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा अपनाने के लिए अनुकरणीय उदाहरण या मॉडल उदाहरण पेश करने के लिए देश में प्रत्येक जिले में एक आदर्श सौर गांव विकास किया जाएगा। ये सरकार ही करेगी कि हर जिले में एक गांव को आदर्श सौर गांव बनाया जाए, जहां को देख के अन्य गांव के लोग भी उसको जो है सीख सकें कि कैसे इसका लाभ लिया जा सकता है। साथ ही साथ शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं भी अपने क्षेत्रों में छत पर सौर ऊर्जा के लिए क्या है, इस प्रोत्साहन से लाभान्वित हो सकती हैं। और ये योजना नवीकरण ऊर्जा सेवा कंपनी रेस्को आधारित मॉडलों के लिए जो है इसके द्वारा शुरू किया जाएगा, इसके आधार पे ये किया जाएगा। ठीक है, इसके क्या परिणाम होंगे या इससे क्या संभावित लाभ होंगे, अगर उसको देखें इस योजना को संचालित करने पे, तो देखिए इस योजना के जरिए जो है माध्यम से शामिल घर बिजली बिल बचाने के साथ साथ डिस्कॉम को अधिशेष बिजली की बिक्री के माध्यम से अतिरिक्त आय अर्जित करने में सक्षम हो सकते हैं, जिनका भुगतान वो ऋणों के भुगतान के रूप में वो कर सकते हैं। दूसरा, 3 किलोवाट तक क्षमता वाली एक प्रणाली एक घर के लिए औसतन प्रतिमाह 300 से अधिक यूनिट उत्पन्न करने में सक्षम होगी। और प्रस्तावित योजना के परिणाम स्वरूप आवासीय क्षेत्र में छत पर स्थापित सौर ऊर्जा के माध्यम से 30 गीगावाट की सौर उत्पादन क्षमता, सरकार का लक्ष्य है कि 30 गीगावाट की सौर क्षमता इसके द्वारा स्थापित की जा सकती है। और देखिए अगर सरकार इतना ही सोलर पावर प्लांट लगाती तो उसका खर्चा जानते हो कितना आता, 30 गुणे 6 करोड़, जो अभी एग्जिस्टिंग खर्च आ रहा है 30 गुणे 6 करोड़ यानी 1,80,000 करोड़। यानी कि 1,80,000 करोड़ रुपए खर्च आता अगर सरकार किसी को पावर प्लांट लगाने के लिए कहती तो। और अभी जो है सरकार क्या कर रही है, 75,000 करोड़ का सब्सिडी दे देती है, बाकी पैसा बैंक से ऋण हो जाएगा और इसे आसानी से प्राप्त कर सकती है। दूसरे, ये 1,00,000 ये 30,000 जो 30,000 गीगावाट जो है, ये ऐसे करो गीगावाट, 1 गीगावाट में लगभग 1 से 1.5 एकड़ का जमीन भी चाहिए होता है, यानी 40,000 से 45,000 एकड़ जमीन भी सरकार बचा लेगी, इतना ही अगर उसको सोलर पावर प्लांट लगाना होगा। और इंटरऑपरेबिलिटी और ये सारी ट्रांसमिशन वो समस्या तो है ही है। तो कहीं ना कहीं सरकार का ये योजना है कि 30 गीगावाट बढ़ा भी दिया जाए, लोगों को मुफ्त में भी बिजली दे दिया जाए, इंटरऑपरेबिलिटी और इस तरह की जो उसको स्टोरेज की समस्या है वो भी दूर हो जाए, क्योंकि घरों पे जो रहती है वहां पे जो 1.5 लाख 50,000 पर किलोवाट का खर्चा आता है, उसमें अमूमन जो है बैटरी का भी खर्चा उसमें शामिल हो जाता है। तो ये कहीं एक तीर से कई निशाना साधने की है। और अनुमान है कि इससे 100 अरब यूनिट 1,000 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। और अगर 1,000 अरब को अगर कह लिया जाए, यानी 1 लाख करोड़ यूनिट है, और एक यूनिट को अगर आप इस तरह से मानिए कि 2 रुपए भी खर्चा आ रहा है, तो 2 लाख अरब रुपए की जो है ये राशि बचत जनरेट होगी इससे। और ये सौर प्रणाली 25 साल के जीवन काल में 72 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड को भी बचा लेगी। ये सारे लक्ष्य हैं, ये तो लक्ष्य हैं। साथ ही साथ इसमें केंद्र सरकार के सभी भवनों में पर 2025 तक रूफटॉप सोलर पैनल लगाया जाएगा। और भारत में तैयार किए गए सोलर मॉड्यूल भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। और जो महत्वपूर्ण है कि यह योजना में विनिर्माण, लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला, जो भी सारा काम है, सब मिला के लगभग 17 लाख प्रत्यक्ष नौकरियां भी पैदा करने की इसमें क्षमता है। तो ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, ये 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में बिजली देने की योजना है 300 यूनिट तक। उसको लेकर क्या करना पड़ेगा कि लोगों को अपना जो है क्या करना, अपना अपने यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा सोलर पावर लगाने के लेकर, जिसका तब 60% तक, यानी कुल मिला के 78-80 हजार रुपए तक का जो है राशि सब्सिडी के रूप में केंद्र सरकार देगी। और बाकी की राशि बैंकों पर बिना गारंटी के सस्ते दर पे लोन के रूप में होगा, जिसका जो है आपको भुगतान करना पड़ेगा। और 300 यूनिट से ज्यादा की जो राशि है, या 300 यूनिट जितना कम जलाएंगे आपको उसका भुगतान किया जाएगा। और इस तरह से देखा जाए तो लोगों को मुफ्त में बिजली मिल जाएगी। सरकार अपनी इतना जो है अपना ग्रीन हाउस उत्सर्जन को घटाने में मदद मिल जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता 30,000 गीगावाट तक जोड़ सकेगी। और साथ ही साथ 17 लाख लोगों को रोजगार भी इससे मिलने की संभावना है। ठीक है,
तो इस पे आप पढ़िएगा, इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। बाकी जो भी चीज़ें होगी मिलते हैं कल। नमस्कार।